हाँ, आखिर जिस लड़की ने नैनसुख नाम की विषबैल को समाप्त कराने अपना जीवन बलिदान दिया, उसे कैसे भुलाते? क्या तुम भूल गए? बिल्कुल नहीं। कैसे भूल सकता हूँ? अब यह सदन बिल्कुल बदल चुका है। पर कैसे? आओ खुद देखो। वह उनके पीछे पीछे चलने लगा और आगे जाकर आंखें हैरानी से फैलती गई। सदन का सिर्फ नाम नहीं बदला था, बल्कि अंदर से भी उसकी पूरी तरह से कायापलट हो चुका था। लोगों की भीड़ यद्यपि पहले जैसे नहीं थी, पर फिर भी वह बेहद चहल पहल थी। वीडियो बाबू आगे आगे चल रहे थे और वे दोनों उनके पीछे। सदन एक लंबे चौड़े एरिया में फैला हुआ था। बाहर से ढांचा वैसा ही, पर अंदर बिल्कुल बदला नजर आ रहा था। एक जगह से बच्चों की आवाजें आ रही थी तो चौंक गया। यह वही एरिया था जिसे अतिथि गृह भी कहा जाता था। बाबा के दर्शनों की इच्छा या अपनी परेशानी से पीड़ित व्यक्तियों या अन्य बाहरी लोग ठहरा करते थे। जब गौरी और बाबू यहाँ कैद थे, तो वह और वीडियो बाबू भी यहाँ रुके थे। उसके बाहर बड़ा सा मैदान था, जहाँ बाबा सुबह सुबह प्रवचन देता था। पर अब मैदान छोटा हो गया था और अतिथि गृह के हॉल, जो संख्या में 3 से 4 थे, उनको छोटे कमरे में परिवर्तित कर उस पूरी जगह को एक स्कूल के भवन में बदल दिया गया था। यह सब देख आश्चर्य में था। एक कमरे की खिड़की से अंदर झांका। शहरों को मात देता अत्याधुनिक सुविधा युक्त कमरा, जिसमें 20 से 30 के करीब बच्चे पढ़ाई में व्यस्त थे। वह तकरीबन 30 से 40 कमरों का भवन था। सदन इतना लंबा चौड़ा एरिया में है कि यह बस उसका एक कोना भर था, जिसमें पूरा स्कूल बना हुआ था। ये क्या है? उसने हैरान हो पूछा। यह एक आधुनिक सुविधायुक्त स्कूल है, पूछने पर बताया। वो तो दिख रहा है, पर यह हुआ कैसे? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। हुआ तो बहुत से लोगों की भली मंशा से है, पर जिसका सबसे बड़ा रोल है उसे तो तुम भी अच्छे से जानते हो। गौरी? हाँ, इन ग्रामीण इलाकों में सरकारी स्कूल तो हैं, पर उसमें सुविधाओं व स्टाफ का नितांत अभाव है। यह तो तुम भी अच्छे से जानते हो। यह स्कूल सरकार और एक सामाजिक संस्था दोनों के सहयोग से खोला गया है। इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम से आधुनिक शिक्षा मुहैया की जा रही है। बेहद मामूली फीस पर बच्चे स्कूली और तकनीकी शिक्षा अर्जित कर सकते हैं। यह अभी पहला बैच है, तो संख्या थोड़ा कम है, पर यहाँ का वेल एजुकेटेड और वेल स्किल्ड टीचिंग स्टाफ इस संख्या को बढ़ाने का प्रयास करेगा। अभी यह सब देख रहा था कि किस तरह बड़े हॉल्स को कमरे में परिवर्तित कर स्कूल का स्वरूप दे दिया गया था, जहाँ सभी सुविधा मौजूद थी। न सिर्फ इस गांव के आसपास के इलाके से भी बच्चे यहाँ एडमिशन लेने में उत्सुकता दिखा रहे हैं, जो बहुत बड़ी बात है। अब अच्छी शिक्षा पर सभी का अधिकार होगा, जो शहर नहीं जा सकते। सुनकर मन को सुकून मिला। उनके यहाँ अच्छे स्कूल की कमी बेहद महसूस होती थी, इसलिए अच्छी पढ़ाई के लिए छात्र शहरों का रुख करने मजबूर होते हैं। यह देखकर बहुत खुशी हो रही है। सुनकर वे मुस्कुरा दिए। हाँ आओ, मेरे साथ शायद तुम्हारी खुशी और बढ़े। कहा, आओ तो सही। स्कूल तो इस सदन का छोटा सा हिस्सा है। और भी कुछ है क्या? हाँ, आ जाओ। वहां से निकलकर वे उसे उस एरिया की तरफ ले गए, जहां नैन सुख का निजी आवास था, जो एक बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ था। वहां बने एक बड़े से हॉल की तरफ ले गए, जहां खटर पटर की आवाज आ रही थी। देखा तो बहुत सारी लड़कियां थी, और वह जो खट खट की आवाज आ रही थी, दरअसल सिलाई मशीन से आ रही थी। वे सब कपड़े सिल रही थी। ये क्या है? ये श्रेया जैसी वो बेसहारा लड़कियां व औरतें हैं जो आजीवन बाबा की सेवा में तैनात थी। जो वापस जाना चाहती थी, वो अपने घर चली गई। जो आगे पढ़ना चाहती थी, वो पढ़ रही हैं। जो ना पढ़ने की इच्छुक थी और ना वापस जाना चाहती थी, उनको आत्मनिर्भर बनाने और जीवन यापन के लिए साधन जुटाने यह प्रयास किया गया है। यहाँ कोई भी बेसहारा लड़की या महिला, कोई बुजुर्ग आ सकता है। सबके लिए यहाँ के दरवाजे खुले हैं। यहाँ रहकर सुखी और सम्मान का जीवन जी सकता है। वहाँ का बदला स्वरूप देख अभी हैरान था। वाकई में यह बहुत बड़ा कदम है उन लोगों के लिए जो जीवन से निराश थे। पर गौरी तो इनमें नहीं है। उससे मिलवाए। उसे देखने की बेताबी हो रही है। उसने गौरी से मिलने की इच्छा जताई, क्योंकि अब वह उससे मिलने बेसब्र हो रहा था। उससे भी मिलवाएंगी।
आखिर यहाँ की सारी व्यवस्था वही तो देखती है। वे मुस्कुरा दिए। क्या? सुनकर अभी बुरी तरह चौंक पड़ा। हाँ, वह यहाँ की संचालक व्यवस्थापक है। ये समझ लो, वही यह सब देखती है, वही करता धरता है, सब उसकी देख रेख में होता है। कैसे? मतलब मैं समझा नहीं। यह कब से हुआ? और गौरी कैसे ये सब कर पाती है? उसे तो घर के काम ही नहीं कर पाती, तो वो तो बहुत सीधी है। ये तुम्हारी गलतफहमी है। हाँ, वह मासूम है इसलिए रो देती, पर इसका मतलब ये नहीं कि वह कमजोर थी। वक्त पड़ने पर उसने तुम्हारे घर को संभाला, अंकुर को संभाला और सदन की कायाकल्प करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। या यूं कह लो, यह सब उसकी योजना थी। मुझे क्यों नहीं पता इस बारे में? कैसे पता होता? क्या तुमने बात की कभी उससे पिछले 6 महीने? नहीं। तो फिर कैसे पता होता? पापा को भी तो नहीं पता। सदन में बदलाव हो रहा है, सबको पता है। बाबूजी तो अक्सर दुकान पर होते, तो उन्होंने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। उन्हें लगा कि वह संस्था के लोगों के साथ मिलकर छोटा मोटा सामाजिक कार्य कर रही होगी, और वह अब तक बाहर रहकर ही यहाँ का काम देखती थी। उसी की इच्छा थी कि सदन को बंद करने के बजाय उसे उसी तरह उम्मीद बनी रहने दे जो लेकर लोग यहाँ आते थे कि सदन जाकर सब कुछ ठीक हो जाएगा। यहाँ वो लोग आते थे जो दुनिया से निराश हताश होते या बीमारी से परेशान होते। यहाँ आसपास के इलाकों में शिक्षा का अभाव है, जिससे अंधविश्वास बढ़ता है, और यही तो ऐसे लोगों की प्राणवायु है। लड़कियों की दशा तो और भी ज्यादा खराब है। अगर कोई आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करना भी चाहेगा तो कोई माध्यम नहीं है, इसलिए उन्हें पैरों पर खड़ा करने कोई प्रयास नहीं किए जाते। या तो उन्हें अपने मायके वालों पर निर्भर होना पड़ता, या फिर ससुराल वालों पर, और कुछ श्रेया जैसी अनाथ भी, जिनका कोई ठिकाना नहीं। यहाँ रह रहे लोग यही रहे। इसके लिए मैंने यह बात सरकार तक पहुंचा दी और इसे सहमति भी मिल गई। कई सामाजिक संस्थाओं ने इसमें रुचि दिखाई और मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाए, पर सिर्फ इससे बात नहीं बनती। आखिर सिर्फ बिल्डिंग हमारे पास थी, बाकी सुविधाओं के लिए बहुत पैसे की जरूरत थी। सदन से बाबा की इकट्ठा की अकूत दौलत का भंडार मिला था, और उसे पकड़वाने वाली गौरी ही थी, जिसका 15% हिस्सा इनाम के तौर पर उसे भी मिला, जो उसने सदन को ही दान में दे दिया। सरकार और कुछ संस्थाओं ने बराबर सहयोग दिया, और परिणाम देख रहे हो कि कैसे यहाँ की व्यवस्था यही की लड़कियाँ और वह औरतें देखती हैं। पर सिर्फ यह महिलाओं के लिए ना हो, बल्कि तमाम लोगों के लिए इसके दरवाजे खुले रहें, उन्हें ठीक करने फिर किसी बाबा की शरण में ना जाना पड़े। इसलिए सदन के द्वार अब भी सबके लिए खुले हैं। पर अब उन्हें झूठी नहीं बल्कि सच्ची आशा और उम्मीद की किरण मिली है, जो उनकी जिंदगी रोशन कर रही है। आओ। कहा। अभी जो देखा वो तो बस झलक भर है। वे उसे सदन के दूसरे हिस्से की तरफ ले गए तो हैरान था। वह हिस्सा एक बड़े हॉस्पिटल में परिवर्तित हो गया था, जहाँ तमाम डॉक्टर व आधुनिक सुविधाएं मौजूद थी, और वहाँ मरीजों का इलाज किया जा रहा था। यहाँ अधिकतर बीमार लोग आते थे, अब भी आते हैं, पर अब ड्रग्स का पानी पीकर नहीं, इलाज से ठीक होकर जाते हैं। अभी यह सब टेम्परेरी, पर जल्दी यहाँ विश्व स्तरीय हॉस्पिटल बन जाएगा। यह तो सदन का काया पलट हो गया है। हाँ, काया पलट भी होते हैं, और चमत्कार भी, अगर नियत नेक व इरादा साफ और मन में लोगों के लिए कुछ करने का जज्बा हो। नैन सुख बाबा की आड़ में एक अपराधी ने लोगों के दुख को अपना सुख बनाकर उसे व्यापार बना लिया था, पर गौरी ने वाकई में लोगों का दुख दूर करने, उनको आसरा देने का काम किया है। यद्यपि सहयोग इसमें बहुत से लोगों का है, पर आइडिया सिर्फ गौरी का, इसलिए उसे ही यहाँ का कर्ता धर्ता भी नियुक्त किया गया है। आज तक वह सिर्फ हफ्ते में एक आध बार आती थी, पर अब अगर उसने यही रहने का निश्चय किया तो कुछ गलत भी तो नहीं। आखिर वह भी तो इन्हीं में से एक है। उसे क्या पता था कि एक दिन उसके सामने भी अस्तित्व व पहचान का संकट खड़ा हो जाएगा। उसकी अपनी पहचान भी तो गुम हो रही थी। वह भी तो अपनों से हताश व निराश है। बात तो ठीक है आपकी, और गौरी का प्रयास भी बहुत अच्छा, कि मेरे पास शब्द नहीं कि अपने दुख को किनारे कर उसने लोगों की तकलीफ समझी। बहुत कम लोग यह कर पाते हैं कि खुद इतने बड़े दुख को परे कर यह सब करती रही, जिसे खुद सहारे की जरूरत पड़ती थी, आज लोगों का सहारा बन गई। बिल्कुल ठीक कह रहे हो।
अपनी घर गृहस्थी में उलझी औरत भूल ही जाती है कि उसकी अपनी पहचान क्या है। पर जीवन में कभी न कभी इन सवालों से दो चार होती है। जब मायका भी यह कहकर किनारा कर लेता है कि ससुराल ही उसका घर है और ससुराल वाले उसे जिम्मेदारी निभाने वाली समझना स्टार्ट कर देते हैं। गौरी भी मायूस थी। तुमने उसे कोई उम्मीद नहीं दी और अंकुर के पास लौटने की मन गवाही नहीं दे रहा था। दिन भर जिम्मेदारी में घिरा मन रात को अकेला होता होगा तो सोचो उस पर क्या बीतती होगी कि जो उसके साथ है उसे पति नहीं मान सकती और जिसे मानती है वह उसके पास नहीं। जब मैं तुम्हारे घर गया तो बिल्कुल हताश थी। एक दिन दोपहर में ऑफिस में आई और मुझसे कहा कि मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। मैं उसके लिए किताबें ले आया। सदन को बंद न करने की इच्छा भी उसी की थी। तो मैंने सुझाव दिया कि अगर कभी मन बेचैन हो तो सदन जाकर वहाँ का काम भी देखे, क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं होता था। धीरे धीरे उसने इसमें इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया। जब रोहित घर पर होता अंकुर की जिम्मेदारी उसे सौंप आ जाती थी और परिणाम इतना सुखद है। सुखद तो है पर बाकी लोगों के लिए, मेरे और गौरी के लिए नहीं। आप भी जानते हैं कि मैंने यह सब क्यों किया। गौरी को सिर्फ अंकुर भैया की वजह से छोड़कर गया था, वरना वो मेरी जिंदगी है, मेरी सांसें है। उसके बिना मैं भी अधूरा ही जानता हूँ। इसलिए तो उसके इनकार के बावजूद तुम्हें यहाँ ले आया। अगर वो तुम्हारे साथ खुशी खुशी जाना चाहे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। हाँ, जबरदस्ती हक जताकर तुम उसे नहीं ले जा सकते। बाकी यहाँ का काम वह पहले जैसे देख सकती है। ठीक है, आप हमें गौरी के पास ले चलिए। उनके कहने पर वे दोनों उनके साथ चलने लगे और एक ऑफिस नुमा कमरे के बाहर खड़े थे। वहाँ बाहर खड़ी परिचारिका उन्हें पहचान गई। नमस्ते वीडियो बाबू। नमस्ते। गौरी को बुलाओ। जी अभी बुलाती हूँ। थोड़ी देर बाद गौरी ऑफिस से निकली। कॉटन की नीली रंग की साड़ी, बालों का जूड़ा किए, शांत सौम्य छवि जो अब तक थी, उन्हें देख रंग उड़ गया और अपनी जगह पर जड़ खड़ी रह गई। गौरी, माँ की आंखों में आंसू थे और अभी तो अपनी जगह पर खड़ा था। माँ दौड़ती उसके गले लग गई, पर उसकी नज़र अभी पर ही अटकी थी, जो शिकायत भरी नज़र से उसे देख रहा था। गौरी, तू यह क्या कर रही है? माँ पूछ रही थी, पर वह चुप थी। डबडबाई आंखों से बोलती क्यों नहीं? एक गहरी सांस लेती उन्हें अलग करती है। मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? ये आप पूछ रही हैं। क्या आपको यहाँ का बदलाव नहीं दिख रहा? दिख रहा है, और सुकून भी है इस बात का कि सही मायनों में अब यहाँ लोगों की आस बना है। अगर एक ढोंगी बाबा के अड्डे के बजाय यहाँ एक स्कूल, एक अस्पताल और अन्य सुधार काम हो रहे हैं, आपको खुशी नहीं हो रही कि यह आपकी बेटी ने किया, जो सिर्फ घर की चार दीवारी तक सीमित थी? उनके ये कहते ही उनके चेहरे का रंग बदल गया। अपनी बेटी को घर के बजाय ऐसे जगह देखना कोई माँ कैसे बर्दाश्त करे? इसमें क्या बुराई है? घर की चार दीवारी स्त्री स्वयं चुनती है, पर बाकी लोग यह बात भूल जाते हैं कि उसकी भी अपनी मर्जी ना मर्जी है। इसलिए जब कभी कोई गौरी इसको नहीं मानती तो वह बाहर निकलती है। जो अपना घर संवार सकती है, त्याग कर सकती है, सबकी जिम्मेदारी निभा सकती है, वह समाज में बदलाव की बयार भी ला सकती है, ताकि कोई गौरी जबरन किसी प्रथा को मानने विवश ना हो। और बात सिर्फ हॉस्पिटल या स्कूल तक की नहीं है। ये तो देखो कि कितने लोगों को यहाँ जीने की आस मिल रही है। जिन लड़कियों के साथ यहाँ जाती हुई उनकी चीखें यहाँ दफन है। यहाँ की खुशहाली देख क्या उनकी आत्मा को शांति नहीं मिल रही होगी? वो निशी हो या श्रेया, जिन्हें मैं बचा नहीं पाई, या फिर उनके जैसे न जाने कितनी लड़कियां जिनको कोई पूछने वाला नहीं था। अब देखिए कितनी चहल पहल है। यह सब करने में आपकी बेटी योगदान दे रही है, ताकि फिर से किसी गौरी को जबरन किसी प्रथा में न ढकेला जाए। वह नहीं मानती किसी प्रथा या रिवाज को तो विरोध कर सकती है, यहाँ आ सकती है। आपको इस पर गर्व होना चाहिए, न कि इस बात की चिंता कि आपकी बेटी न मायके में है न ससुराल में, और न आपको लोगों के तानों से दो चार होना पड़ेगा जो अब तक हो रहे थे। तो इनमें शामिल नहीं है। न तुझे मायके ने ठुकराया है और न ससुराल ने। अरे जाकर देख अपने ससुराल में कितना परेशान है वो लोग तेरे लिए। और ये अभी देख रात भर सोया नहीं है, अपना घर छोड़कर यहाँ आश्रम में रहेगी। लोग न जाने कैसी बातें करेंगे। नहीं नहीं, तू यहाँ नहीं रहेगी।
लोगों की इतना सुनोगी माँ तो अपने मन की कभी नहीं सुन पाओगी और ना मन का कर पाओगी। हमें इसी समाज में रहना है तो सुनना भी पड़ेगा। समाज की फिक्र आपको करनी है तो करते रहे, पर अब मैं यही रहूंगी। होश तो ठिकाने हैं तेरे? अभी तो ठिकाने आए हैं। तुझे हुआ क्या है? पहले हम भी नाराज थे जब अभी चला गया था, पर अब वह लौट आया है इसलिए कि तुझसे प्यार करता है, वरना देख उसकी तरफ। इसे क्या लड़कियों की कमी है? कोई भी लड़की इससे खुशी खुशी शादी करेगी, पर वह तेरे साथ रहना चाहता है। तू इसे अकेला छोड़ देगी? उनके यह कहते ही उसने अभी की तरफ देखा और तुरंत ही दिल के जज्बातों को काबू किया। मैं एक बार मना कर चुकी हूँ और आप अच्छी तरह जानती हैं कि मैं जो एक बार फैसला करती हूँ उसे बदलती नहीं हूँ। मैं यही रहूंगी। यहाँ के लोगों को मेरी जरूरत है। ये सदन न सिर्फ मुझे, इन तमाम लोगों को अपनी पहचान दे रहा है। यहाँ मैं किसी की बेटी, बहन, पत्नी या बहू नहीं हूँ जिसकी समय अनुसार पहचान बदलती रहती है। आपके घर पर थी तो आपकी बेटी थी, वही मेरा घर था। शादी हुई तो मेरा नहीं रहा। यहाँ तक कि आपको इतना हक नहीं रहा कि अंकुर जी के जाने के बाद आप मुझे अपने घर ले जा सके। ससुराल में पहले अंकुर की पत्नी थी तो उनके कमरे में रही, फिर पहलवान जी की पत्नी बन गई, उनके कमरे में आ गई। फिर वो चले गए, मैं फिर अंकुर जी के कमरे में आ गई। मेरा कमरा, मेरा घर अपना कुछ नहीं था, न मायके में न ससुराल में। जिसने जो रिश्ता दिया वही मेरा पहचान बना दी गई। ये सवाल बहुत चुभता है माँ, बहुत। मुझे अब अपनी पहचान चाहिए जो मुझे यहाँ मिल रही है। यहाँ मैं सिर्फ गौरी हूँ, गौरी। तेरा दिमाग खराब हो चुका है। बात करती है पहचान की। अरे तेरे दो घर हैं, पत्नी तू अभी की ही है और हमने तेरे लिए ऐसा कभी नहीं सोचा। तू ऐसे बेसहारा की तरह इस आश्रम में रहेगी, ये नहीं होगा। मैं यहाँ नानी बनने का ख्वाब लिए बैठी हूँ और तुझ पर समाज सेविका का भूत सवार है। ये नहीं चलेगा। चल वापस। माँ बहुत गुस्से में थी। दरअसल उन्हें गौरी का यहाँ उन बेसहारा लोगों के साथ रहना पसंद नहीं आ रहा था, पर गौरी भी हट पर थी कि वापस नहीं जाएगी। वीडियो बाबू, आपको मना किया था कि इनको अभी मत बताना, फिर भी आप। उसकी शिकायती नजरें उनकी तरफ उड़ गई। अभी परेशान था, मुझसे देखा नहीं गया। परेशान क्या मैं नहीं रही? तब तो किसी को नहीं दिखा। जो हुआ वो अलग मैटर है। मुझे लगता है तुम्हें एक बार इससे बात कर लेनी चाहिए। जो कुछ भी हुआ उसमें कुछ हालातों की और कुछ अभी की भी गलती है, पर यह तो तुम भी मानोगी कि यह पूरी तरह से गलत नहीं है। तुम एक बार इसका पक्ष भी सुन लो, फिर फैसला करो। यह सदन तो चलता रहेगा। तुमने जो मुहिम छेड़ी है वह यूं ही अनवरत चलती रहेगी, पर दो प्यार करने वाले अलग भी नहीं होने चाहिए। मैं भी नहीं चाहता। अभी गुस्से में हो, थोड़ा सोचो, आराम से बात करो, फिर भी अंतिम फैसला तुम्हारा ही होगा। अगर तुम नहीं जाना चाहोगी तो कोई भी तुम्हें जबरदस्ती नहीं ले जाएगा, तुम्हारी माता जी भी नहीं। ये क्या कह रहे हैं? क्या यह सारी उम्र इस आश्रम में गुजारेगी, साध्वी की तरह? हमें मंजूर नहीं। हमारे भी अरमान है कि मेरी बेटी का घर बसे, कोई हमें नाना नानी कहे। और यह बनने चली साध्वी? समाज सेवा एक तरफ, घर गृहस्थी छोड़कर नहीं। माँ बौखलाहट से बोली। मम्मी मैं कैसे उलझन में हूँ, फिर भी आप ये निकालेंगे ना तुझे उलझन से। और तू इनसे प्यार करती है, मैं अच्छे से जानती हूँ। ऐसा कोई फैसला मत करना कि पूरी उम्र पछताना पड़े। तुझे समाज सेवा करनी है, नौकरी करनी है या पढ़ाई, जो मर्जी कर, पर घर गृहस्थी में रहकर। सुना तूने? माताजी आप बाहर चलो, थोड़ी देर अभी बात कर रहा है। थोड़ी देर इन्हें अकेला छोड़ दो, फिर उसके बाद गौरी जो फैसला करेगी सब मानेंगे। वीडियो बाबू समझा बुझाकर उन्हें बाहर ले गए। अब वहां पर सिर्फ अभी और गौरी थे, पर क्योंकि ऑफिस की जगह है तो कोई ना कोई आ रहा था जिससे बात नहीं कर पा रहे थे। क्या हम अकेले में बात करें, अगर तुम्हें ऐतराज ना हो? अभी धीमे से बोला। आप हमेशा आदेश देते ही अच्छे लगते हैं। वह खशियानी हंसी हंसा। हाँ, पर वह मेरी पत्नी के लिए होता था, जहाँ मैं बिना विचारे कुछ भी बोल देता था। कभी सोचा नहीं कि तुम्हें बुरा लगता होगा, पर अब तो तुम सब अधिकार छीन रही तो इजाजत लेनी पड़ेगी, इसलिए इजाजत मांग रहा था। अगर तुम नहीं चाहोगी तो हम यहीं पर बात कर लेंगे। अभी कभी ऐसे बात करेगा सोच ही नहीं सकती। शायद आहत है, वरना बात बात पर उसे आंखें दिखाने की आदत है उसकी। ऐसे बात करना चुभ रहा था। वह ऑफिस का काम अपनी सहायिका को सौंप कर
आगे आगे चल दी और वह उसके पीछे। स्कूल के पास ही उसका आवास था। नेम प्लेट पर नाम देखा, मुख्य संचालिका आवास। वह उसके साथ अंदर आया। एक ड्राइंग रूम, दो बेडरूम और एक बड़ा हॉल था जहाँ जरूरत का हर सामान मौजूद था। लगता नहीं कि यह फैसला उसने अचानक से किया होगा। वह पूरे इंतजाम और सोच समझ कर आई है। सीधे सीधे वापस जाने की बात करेगा तो मानेगी नहीं, अंदाजा लगा चुका था। इतने में एक औरत पानी लेकर आ गई। पानी पियेंगे? उसे यूं ही खड़ा देख उसने पानी का पूछा तो उसने हाँ में गर्दन हिलाई। इस तरह घर छोड़कर आ गई। जरा नहीं सोचा कि हम पर क्या बीतेगी। जान निकाल कर रख दी थी। पानी पी चुकने के बाद बोला, मेरे पास कोई रास्ता ना था। अंकुर जी के नजरों का सामना करने की हिम्मत नहीं हुई। वह वहां लगी कुर्सी पर बैठ गई। बैठिए। तो वहां भी बैठ गया। अंकुल जी कैसे हैं अब? ठीक है। सच बता दिया? हाँ। दुखी होंगे सच जानकर। हाँ, जाहिर सी बात है। पर अब तुम्हारे इस तरह घर छोड़ने से और ज्यादा साहस नहीं हुआ उनके सवालों का सामना करने की। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए। वह चुप था। बोलिए। वह इस तरह बात कर रहा था कि जैसे कभी नहीं करता था। इतनी शांति से बात कर ले कभी हुआ नहीं। जो गौरी को खटक रहा था। उसे तो लगा था वह उस पर गुस्सा होगा, उसे जबरदस्ती वापस जाने कहेगा, उसे डांटेगा क्योंकि मनाना नहीं आता। तो जो उस समय मन में आता है वही करता है। पर उसके उलट वह जैसे बात कर रहा था चुप रहा था। अभी को कब से उससे कोई बात करने की इजाजत की जरूरत होती जो वह मांग रहा था। आप कहिए ना। मैं इस सदन की मुख्य संचालिका से नहीं, अपनी पत्नी से बात करना चाहता हूँ। क्या तुम मानती हो? अभी भी खुद को? पहलवान जी, ये कैसे बातें कर रहे हैं? घर छोड़ा पर उसकी वजह आपको भी पता है। सदन की संचालिका हूँ, पर गले का मंगलसूत्र और मांग का सिंदूर आपका दिया हुआ है और आपका ही रहेगा। सुनकर थोड़ी ही सही राहत मिली। मैं भी सदन संचालिका से नहीं, अपनी पत्नी से बात करना चाहता हूँ। बोलिए। क्या हमारे रिश्ते की डोर इतनी नाजुक थी जिसे इतनी आसानी से तोड़ाई? नहीं। तो मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। मुझ पर विश्वास इतना कमजोर था। ये बात नहीं। तो क्या बात है? तुम्हें ऐसा लगता है कि मैंने जो किया गलत था? अगर ऐसा है तो मानता हूँ मेरी गलती थी। पर अगर तुम्हें लगता है कि मैं स्वार्थी था, मौका देखते ही भाग गया तुम्हें तुम्हारे हालातों से लड़ने, मैंने सिर्फ अपने और अपने परिवार के बारे में सोचा। मैंने तुमसे कभी प्यार नहीं किया, बस कुश्ती से प्यार था। तो मुझे सजा चाहिए। सजा निर्धारित करो और मैं उसे भुगत कर प्रायश्चित करूंगा। इसलिए नहीं कि तुम्हारी नज़रों में अच्छा होना है, बल्कि इसलिए कि मैं भी इस गिलाने से बाहर निकल सकूं। ये कैसी बात कर रहे हैं? वह उसकी बातों से तड़प उठी, पर वह चुप नहीं था। एक सांस में बोले जा रहा था। अगर मानती हो कि जब मैं गया तो तुम समझती थी मेरे हालात, एक भाई की मजबूरी, एक पति की दुविधा, जिसे लग रहा था कि कहीं तुम्हें मजबूरी में आगे बढ़ने मजबूर तो नहीं किया गया। अगर मैंने उन 6 महीनों में फोन नहीं किया तो क्या तुम्हारे मन में ये नहीं आया कि क्या जो तुम्हारे लिए कुश्ती दांव पर लगा सकता है वो क्या ओलंपिक नहीं छोड़ सकता था? या मैं वाकई में उस समय तुम्हें भूल गया था? जब से हम साथ आए हमने हर सुख दुख साथ बांटा है। हाँ, नहीं बन पाया मैं कभी आदर्श पति या प्रेमी, शायद हो भी नहीं सकता। पर दिल पर हाथ रख कर कहो, क्या हर दिन तुमने मेरे लौटने का इंतजार नहीं किया? क्या एक दिन भी तुम्हारे दिल में ये ख्याल आया कि मैं धोखेबाज हूँ? अगर हाँ, तो मुझे अपनी इस गलती की माफ़ी चाहिए कि मैं तुम्हारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा, तुम्हें अपने पर विश्वास दिलाने में नाकामयाब रहा। पहलवान जी, ये कैसी बातें कर रहे हैं? बिल्कुल सही बात कर रहा हूँ गौरी। अगर तुम्हें लगता है कि यह सब हमारे प्रेम की परीक्षा थी जो हम दोनों ने पास कर ली, और तमाम बातों को दरकिनार कर हमारे प्यार को मौका मिलना चाहिए ताकि हम भी बाकी आम लोगों जैसे घर गृहस्थी बसा सके, हमारे भी बच्चे हो, और मैं तुम्हारे वो सब अरमान पूरे कर सकूं जिसकी तुम्हारी उम्मीद थी और मैं पूरा नहीं कर पाया। ये कैसी बात कर रहे हैं हम? ऐसे तो कोई भी सुकून से नहीं रह पाएगा। या तो तुम मुझे सजा दो मेरे दोषों की, या माफ़ी मेरी गलतियों की जो मुझसे हुई, और मैं मान लूंगा कि मैं वो सब था जो तुम समझती हो। और अब तुम अकेले बढ़ना चाहती हो तो मैं चुपचाप चला जाऊंगा और फिर कभी यहाँ नहीं आऊंगा। तुम अपने हिसाब से अपनी जिंदगी जी सकती हो, या फिर लगता है कि जो कुछ हुआ वह हमारी नियति था
तो तमाम बातों को और उलझनों को किनारे रख, हमारे प्यार को मौका दो। मैं तुम्हारी हर शिकायत दूर करूंगा। वह इतनी देर से बोल रहा था, पर अब बोलकर चुप हो गया और उसकी तरफ देखने लगा। पहलवान जी, आप मुझे दुविधा में डाल रहे हैं। उसने 3 विकल्प उसके सामने रखे, जिससे गौरी खुद ही असमंजस में हो गई। कैसी दुविधा गौरी, कैसी दुविधा? घर छोड़ने का फैसला इन तमाम बातों के मद्देनजर ही तो किया होगा तुमने। अगर मैं दोषी हूँ तो उस दोष की सजा दो। इसे गलती मानती हो तो माफी का हक रखता हूँ। मुझे माफी दो, ताकि मेरे मन का बोझ उतरे और मैं खुद को आजीवन बजरंग बली की सेवा में समर्पित कर सकूं। और अगर समझती हो कि जो भी हुआ उसके बावजूद तुम्हें मेरे प्यार पर विश्वास था और मेरे लौटने का इंतजार कर रही थी, तो मुझे मौका दो। मैं कोशिश करूंगा तुम्हारी आशाओं पर खरा उतरने की। वह गौरी के उत्तर के इंतजार में था और गौरी असमंजस में थी कि उसे सजा दे, माफी दे या मौका। उसकी इस असमंजस भरी स्थिति को अभी अच्छे से भाप रहा था कि बेशक विपरीत परिस्थितियों ने उसे सदन में रहने का कठोर फैसला लेने मजबूर किया हो, पर दिल का क्या, जो उसे सामने देख विद्रोह पर था। मन में उठती उन भावनाओं का क्या, जो कब से बाहर आने तड़प रही हैं, जो साथ रहते उनके दिलों में पनपी थी। स्थानिक दूरी बेशक उनके बीच रही हो, पर मन की कदापि नहीं थी। पिछले 6 महीनों में दोनों ने हर दिन एक दूसरे को याद किया, मिलने की दुआएं मांगी। दोनों ने एक दूसरे को बेशक विपरीत परिस्थितियों में अपनाया था, पर यह भी तो सच है कि अक्सर विपरीत परिस्थितियों में ही मजबूत रिश्ते की नींव पड़ती है। गौरी दुविधा में है कि कैसे उसे गुनहगार मान ले, जबकि वह भी भली भांति परिचित है इस सच से कि उसे भी तो उसकी तरह हर बार मजबूर किया गया। गुस्सैल स्वभाव वाला, अखाड़े के कड़े नियमों में बंधा एक ब्रह्मचारी होने के बावजूद वह उसके मन में अपनी अमिट छाप इस कदर छोड़ गया कि उसकी जगह कोई न ले। मन वैरागी कर लिया है। उसे सजा देने की तो सोच ही कैसे सकती है। जिस गलती की बात कर रहा है वही गलती उसने भी तो की है कि उसे विश्वास नहीं दिला पाई कि वह बेशक मजबूरी में आगे बढ़ी थी, पर अब वह उससे ही प्यार करती है। तभी तो उसके मन में संदेह उत्पन्न हुआ। अकेला वो कैसे गलत हुआ? गलत तो वह खुद भी हुई। एक टक उसे देख रही थी। चुप क्यों हो गौरी, चुप मत रहो। सुनाओ अपना फैसला। मैं इंतजार में हूँ। आज तुम जो भी फैसला करोगी, बिना शिकायत, बिना शर्त, मैं उसे मानूंगा। सजा दोगी तो मैं सहर्ष स्वीकार करूंगा। माफी के लायक समझती हो तो वो दे दो, ताकि मेरे मन का बोझ उतरे। और अगर लगता है कि हमारे प्यार को मौका मिलना चाहिए, तो उस पर विचार करो। बहुत मुश्किल है किसी भी बात को स्वीकारना। अच्छा, एक सवाल का जवाब दो। क्या क्या तुम्हारे मन के अरमान सच में खत्म हो गए? शायद। हो सकता है यह फैसला त्वरित प्रतिक्रिया या गुस्से का नतीजा हो। गहराई से सोचो कि क्या सबके बिना रह पाओगी? कोशिश करूंगी, भारी गले से बोली। तुम्हें क्या लगता है, क्या हम सिर्फ स्वार्थी हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं। क्या सचमुच हमने तुम्हें सिर्फ जिम्मेदारी निभाने वाली समझा? क्या हम तुम्हारे दिल में जगह बना पाने में नाकाम रहे? मैं जानती हूँ कि सब मुझसे प्रेम करते हैं। क्या हमारी अंकुर भैया को खुशी देने का तरीका इतना गलत था कि उसके सामने हमारा प्रेम गौड़ हो गया? यह प्रश्न बेहद चुभा कि आंखों से आंसू गालों पर ढलक आए। सदन में रहकर लोगों की सेवा करने में कोई हर्ज नहीं, एक नेक काम है, पर उसके लिए परिवार से दूर होना क्या सही है? अपने दिल पर हाथ रखो और कहो कि अब तुम्हारे मन में कोई हसरत नहीं, न किसी को पाने की खुशी, न छोड़ने का गम। उसके सवाल पर मौन साध लिया। वह असमंजस में है। अभी अच्छे से समझ पा रहा था, वजह भी समझ रहा था। कितनी शिकायतें सही, पर प्यार तो उसने भी किया है और अब भी है, वरना यूं ही उसका इंतजार नहीं कर रही होती। सदन आना होता तो बहुत पहले यहाँ आ गई होती। कौन रोकता उसे? लोहा गर्म देख चोट की जो सही जगह पर भी लगी कि वह अनिर्णित हो मूक थी। उसके दोनों हाथ हाथों के बीच ले लिए और हौले से दबा लिए कि आंखें बंद कर ली। आंसू की कुछ बूंदें टपककर अभी के हाथ पर गिरी। तुम्हारे लिए भी यह सब आसान नहीं है गौरी। क्यों मेरी गलती की सजा सबको दे रही हो? चलो ना, एक नई शुरुआत करें, जहाँ सिर्फ प्यार हो, विश्वास हो, न तुम्हारे मन में संदेह हो कि मैं जबरदस्ती तुमसे बांधा गया हूँ, और न मुझे ये लगे कि तुम्हें मेरे साथ मजबूरी में आगे बढ़ना पड़ा। वह आंखें खोल देती है और उसके चेहरे को देखने लगी। तमाम कोशिशों के बावजूद वह उसे कभी भूली हो यह नहीं हुआ।
उसके जाने के दिन से लेकर लौटने तक हर दिन की शुरुआत उसके नाम से होती थी। उसके काम करने की आदत थी, इसलिए उसने अपना सामान उसके कमरे में रहने दिया था। इस बहाने उसके कमरे में जाती, उसकी इस्तेमाल की हुई चीज़ों को छूकर उसे महसूस करने का प्रयास करती, उसके कपड़ों की तह बिगाड़कर वापस बनाती और उसमें बसी उसकी महक में उसको ढूंढती। 11 बजे वह अखाड़े से लौटता था और उसकी नज़रें दरवाजे पर फिर से लग जाती कि वह उसे बुलाएगा, मिट्टी साफ करने के बहाने अपनी शरारतें शुरू कर देगा। जब दिन भर थक कर लेटती, आंखों में उसका चेहरा घूम जाता तो कैसे नकार दे कि वह उससे प्यार नहीं करती। साथ ना होकर भी हर पल उसके साथ ही रहा। चुप क्यों हो, बोलती क्यों नहीं? वह उससे बोलने उकसा रहा था कि अचानक से चेहरा कड़ा कर लिया। कितनी बार बोल चुकी कि प्रश्न ये नहीं कि आपसे प्रेम है कि नहीं, आपके साथ रहूंगी तो अंकुर जी को क्या जवाब दूंगी? अगर उन्होंने पूछा कि क्या मेरा इंतजार नहीं कर सकती थी? भैया समझते हैं इस बात को कि यह किन हालात में हुआ। और जिस दिन उनके नाम का सिंदूर, माथे की बिंदी और हाथों की चूड़ियां तुमने उतार कर नए वस्त्र धारण किए और ये मांग का सिंदूर और माथे की बिंदी लगाई, उसी पल पुराना रिश्ता खत्म हो गया था। और जिस दिन मेरी लाई चूड़ियां पहनी, उस दिन तुम मुझे भी स्वीकार चुकी थी, ये सच है। हाँ, तो फिर दुविधा कैसी? दुविधा ये है कि मैं कैसे उस घर में रहूं जहां अंकुर जी मुझे दिखते रहेंगे। मैं तो आगे बढ़ गई, पर वे तो वहीं पर हैं जहां छोड़कर गए थे। एक दिन पहले तक मुझे पत्नी की नज़र से देखते थे, अब क्या अचानक उनका वो नज़रिया बदल जाएगा? यह कैसे संभव है? बल्कि मुझे आपके साथ देखेंगे तो उनके दिल पर क्या बीतेगी? शायद अपने वापस आने पर अफसोस मनाए। और मैं खुद उनसे कैसे नजरें मिलाऊं? धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। वक्त हर घाव भर देता है। मैं ये भी तो नहीं भूल सकती कि आपने अपने भाई, अपने पिता और अपने गुरु के लिए मेरे साथ अपने संबंधों को नकार दिया था। बाबूजी के कहने पर आपने उन 6 महीनों में कभी मुझसे बात नहीं की, कभी मेरा ख्याल नहीं किया कि मुझ पर क्या बीत रही होगी। जब बाबूजी के कहने पर इतना कुछ कर सकते हैं तो जो एक बार हो सकता है दोबारा नहीं होगा, आखिर ये किस बुनियाद पर मान लूं? मेरा आपके लिए प्रेम था जो अंकुर जी के आने से कम तो नहीं हुआ, पर उस बीच मेरी मनोदशा बेहद खराब हो गई थी और लोगों के ताने जो असहनीय थे। तभी मैंने फैसला किया कि जब अपनों के लिए अपनी जिंदगी उनके हिसाब से गुजार सकती हूँ, तो क्यों न अपनी मर्जी से कुछ ऐसा करूँ कि कोई और इन परिस्थितियों में ना फंसे। जब उनके अपने उनके मुश्किल वक्त में उनका साथ ना दे तो यहाँ आ सके। सोचिए, अगर यह पहले होता तो मैं चादर डालने की प्रथा करने के बजाय यहाँ आ जाती, क्योंकि उस मुश्किल घड़ी में मेरे माता पिता साथ खड़े नहीं थे। उन्होंने उस समय मुझे निराश किया। जब आप मुझे दुविधा में छोड़ गए, तब आपने मुझे निराश किया। पर उस समय इस सदन ने मुझे हिम्मत दी, जीने की उम्मीद दी। तभी मैं अंकुर जी की सेवा कर पाई, क्योंकि मैं निश्चय कर चुकी थी कि आपके लौटते ही मैं यहाँ आ जाऊंगी। घर के बदलते उन कमरों की तरह अपना बाकी जीवन दुविधा में नहीं गुजारूंगी। क्या मैं गलत हूँ? यहाँ रहकर मैं सारी दुविधा से बच सकती हूँ। और मैं क्या करूँ? मेरी अब आपसे कोई शिकायत भी नहीं है। बस मुझे यहाँ रहने की इजाज़त दे दीजिए। मैं आपको सज़ा देने की सोच भी नहीं सकती। गलती की माफ़ी दो। गलती नहीं है आपकी। क्यों नहीं है? मुझे विश्वास था कि आप अपनी मर्ज़ी से नहीं, बल्कि बाबूजी के कहने पर और अंकुर जी के लिए गए हैं। तो मौका दो। शायद अब वो संभव नहीं। लोगों की तरह आम ज़िंदगी जी सकूँ। यह मेरी भाग में नहीं, तो भाग से नहीं लड़ सकती। गौरी, ये क्या कह रही हो? उसके ऐसे कहते ही अब वह गुस्से में था। पहलवान जी, मैं अब यहीं रहूंगी और आप भी घर जाएंगे और घर वालों का ख्याल रखेंगे। वो भी गृहस्थ में रहकर बाबूजी का भी ख्याल रखेंगे और अंकुश जी का भी। और चाहे तो शिवानी से शादी कर सकते हैं। गौरी, ये क्या कह रही हो? उसके ये कहते ही भड़क कर उठ गया। वो आपसे प्यार करती है। प्यार? अरे प्यार तो मैं भी तुमसे करता हूँ, जिसे तुम ठुकरा रही हो। मेरी जिंदगी में तुम्हारी जगह कोई नहीं आ सकती, ना पहले ना अब। इस दिल में तुम थी और तुम ही रहोगी। नहीं देना चाहती मौका तो कह दो कि मुझसे गुनाह हुआ है और सजा दो, और नहीं तो स्वीकारो कि मुझसे गलती हुई है और मुझे माफ़ी दो, ताकि मेरे मन का बोझ उतरे। मैं आपको कुछ नहीं दे सकती। अब आप जा सकते हैं। अचानक उसके हाव भाव बदल गए। ये क्या कह रही हो? जो आपने सुना और आपने अभी कहा कि जो मेरा फैसला होगा आप मानेंगे, तो मेरा फैसला यही रहने का है और आप घर जाएंगे। आप सब
वैसे ही सामान्य जिंदगी जिएंगे जैसे अब तक जी रहे थे। गौरी ने तीनों में से उसकी कोई भी बात मानने से इनकार कर दिया और लौटने से भी साफ मना कर दिया तो निराश हो गया। इसका मतलब तुम मुझे माफ़ी नहीं देना चाहती? ये बात नहीं है। मैं तुम्हारी सब बात समझता हूँ। तुम मुझे गुनहगार समझती हो, तो ये सज़ा देना चाहती हो कि मैं कभी सुकून से ना रहूँ और एक बोझ अपने दिल पर लिए फिरूँ। तो मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारा यही फैसला है तो मानूंगा, क्यों नहीं मानूंगा। वह उठ गया। पहलवान जी, आप गलत समझ रहे हैं। वह भी उठ गई। गलत तो मैं अब तक था, जब कह दिया कि या तो सजा दो या माफ़ी, पर तुम कुछ नहीं देना चाहती। अब आप बेफिजूल की जिद कर रहे हैं। तुम जिद नहीं कर रही? हाँ, तुम जिद नहीं कर रही। अब वह गुस्से में था। पर अब तुम मेरी जिद देखोगी। क्या करने वाले हैं? पहलवान जी, क्या करने वाले हैं? वह उसका हाथ पकड़ लेती है तो वह झटक देता है और दंदनाता बाहर आ गया। क्या हुआ? वीडियो बाबू ने पूछा। क्या होना था? वह मुझे दोषी समझती है तो सजा तय कर दी है। नहीं, वो तुम्हें गलत नहीं मानती, पर यही सच है। चलो, उसका यही फैसला है कि वह यही रहेगी और मैं यहाँ से बाहर चला जाऊँ। मैं बात करती हूँ उससे। वो ऐसा कैसे कह सकती है? माँ परेशान हो गई। मम्मी जी, आप क्या बात करेंगी? आपकी बात मानेगी क्या वो? बहुत जिद्दी है। चलिए। वह उनका हाथ पकड़ता है और बाहर ले आया। वीडियो बाबू को कुछ समझ नहीं आ रहा था। इतने में गौरी भी पीछे पीछे आ गई। उसने ना में गर्दन हिलाई कि वह नाराज होकर ना जाए, पर अब अभी वह नहीं रुकना चाहता था। माँ एक बार फिर से गौरी को समझाने की कोशिश करती है। गौरी, क्या हुआ है तुझे? क्यों बसे बसाए घर को आग लगाने पर तुली है? क्या इनका गुनाह इतना बड़ा है कि तू माफी नहीं दे सकती? वह चुप खड़ी थी। तू सच में बदल गई रे गौरी। एक गलती के लिए हम सबको इतना दूर कर दिया कि सबको सजा देना चाहती है तो ठीक है, कर ले अपनी मर्जी। पर हम पूरी तरह गलत नहीं थे। हमने जो किया तेरे सुखी जीवन के लिए किया। तो इस बात पर नाराज है कि चादर डालने की इजाजत दी तो वह फैसला गलत नहीं था। अरे, अभी जैसा लड़का तो हम चिराग लेकर ढूंढने भी जाते तो नहीं मिलता। यह कितना प्यार करता है तुझसे, वो नहीं दिख रहा? इसकी तड़प नहीं दिख रही तुझे? देखना, तू अपने इस फैसले पर पछताएगी एक दिन। माँ जब समझा कर हार गई तो बिलख पड़ी, पर गौरी ने खुद का मन कड़ा कर लिया कि अपने फैसले से टस से मस न हुई। पहले भी तो नहीं हुई जब उन्होंने उसे साथ चलने कहा था। अब तो सदन में रहने का ही फैसला जो कर लिया था। मम्मी जी, चलिए यहाँ से। इसे इस समय कुछ भी बोलने से फायदा नहीं। वह उनका हाथ पकड़कर बाहर ले जाने लगा। माँ जाते जाते भी उसे न जाने क्या क्या हिदायतें देती जा रही थी। गौरी उन्हें सदन में से जाता देखती है और दिल में तेज दर्द हुआ। उसके लिए सबसे कठिन क्षण है कि जिसकी लौटने की हर दिन राह देखी, आज खुद ही उसे दूर जाने कह दिया। पहलवान जी भी तो गुस्से में जा रहे हैं। ना जाने अब वह क्या करने वाला है, सोचकर विचलित भी है। वह वापस आकर कमरे में आई और फपक पड़ी। जिसका इंतजार किया अब वो सामने था। वह अपने प्यार का वास्ता दे रहा था, गलतियों की माफी मांग रहा था, और वह इतनी तंग दिल बन गई कि उसे माफ भी नहीं कर पाई। उसका दिल उसे धिक्कार रहा था कि क्यों उसे इस तरह जाने दिया, पर मन में किया दृढ़ इरादा आड़े आ जाता कि उस घर में वापस नहीं जाएगी और वह दोहरी जिंदगी नहीं जिएगी। गौरी, वीडियो बाबू थे। हाँ, बड़ी आंखों से उन्हें देखा। क्या कहा तुमने अभी से? यही कि मैं यही रहूंगी। अरे, जब तुम खुद दुखी हो तो क्यों भेजा उसको? मैं वापस नहीं जा सकती। ऐसा किसने कह दिया? वो तुमसे प्यार करता है। मैं भी नहीं चाहता कि तुम दोनों अलग हो। आप मेरी दुविधा नहीं समझोगे। सब समझता हूँ मैं। आप भी जाओ। गौरी, जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। वह उन्हें जाने कहती है और दरवाजा बंद कर फूट फूट कर रोने लगी। उसके इस तरह रोने पर वीडियो बाबू भी परेशान हो गए। उन्होंने गौरी को समझाने की कोशिश की, पर उसके दरवाजा न खोलने पर भी वे लौट गए। जिन रिश्तों की डोर मन से बंधी हो, उनसे दूर होना बेहद तकलीफ देह है। और जानते तो हैं गौरी का नेचर, कि उसे अपने परिवार से लगाव कितना गहरा है। अभी से भी प्रेम है, फिर भी दिल पर भारी पत्थर रख परिवार से अलग सदन में रहने का फैसला करना और उस पर टिके रहना मुश्किल तो होगी। वक्त कभी कभी विकराल रूप में इस प्रकार सम्मुख खड़ा होता है, जब लगने लगता है कि हर तरफ सिर्फ अंधेरा है। उस वक्त ही इंसान अपने डर पर काबू कर खुद के लिए कठोर फैसला कर आगे बढ़ने मजबूर हो जाता है। विषम परिस्थिति ही तो साधारण को असाधारण बनाती है। इस दौरान कुछ बिखर जाते हैं, कुछ संवर जाते हैं,
गौरी की जिंदगी भी किस्मत की प्रयोगशाला बन गई थी, जिसमें से एक नई गौरी निकली है, जिसने इस बार सबके सुनने के बजाय खुद की सुनी और दोहरी जिंदगी के बजाय अकेला रहना चुना है। प्रेम भावनाएं गहराई से मन पर असर करती है, और यदि वह स्त्री की हो तो वह इसके प्रति बेहद संवेदनशील भी होती है। वह इसमें सबसे कमजोर भी होती है और सबसे ताकतवर भी। सदन का चुनाव उसे कई उलझनों से निकाल रहा था, पर दिल के हाथों तो वह भी मजबूर थी, इसलिए अभी के जाते ही रो पड़ी। किसी के दुख का कारण नहीं बनना चाहती। अंकुर का दर्द भी समझती है। उसकी वजह से दोनों भाइयों के बीच दरार न आ जाए। खुद को इस तरह अलग कर दिया कि अभी के लिए प्रेम भी उसे उसके फैसले से नहीं डिगा पाया। कहाँ आसान होता है स्त्री के लिए घर की दहलीज लांघना, जहाँ खुद को सबसे अधिक महफूज और खुश पाती है। कहने को चार दीवारी है, पर उसमें ही उसका पूरा संसार बसता है। पर जब कभी वही चार दीवारी घुटन बनने लगे, आत्मसम्मान को चोट पहुंचाने लगे, और जब अन्य विकल्प ना बचे, तभी अंतिम विकल्प के रूप में चुनती है दहलीज लांघना। एक बार दहलीज लांघ दी, फिर उसमें वापस लौटना नामुमकिन ना सही मुश्किल तो होता है। क्या अभी का प्रेम यह मुमकिन कर पाएगा या नहीं? प्रश्न बेहद कठिन व जटिल है। दिल पर पत्थर रख अभी भी सदन से लौट आया, पर सुकून तो जैसे सदन में ही छूट गया। गौरी ने उसे माफी नहीं दी, जिस कारण पशु पेश में है। घर के बजाय बेटी को आश्रम में देख माँ को भी सब्र नहीं आ रहा था, तो सुबक्ति बड़बड़ाती जा रही थी, पर अभी चुप था। थोड़ी देर बाद घर पहुंचे। उन्हें खाली हाथ लौटा देख सबकी घोर निराशा हुई। अभी तुम अकेले क्यों आए? बहू को क्यों नहीं लाए? बाबूजी के इस सवाल का कोई जवाब नहीं था उसके पास। एक सरसरी निगाह आंगन में खड़े अपने परिजनों पर डाली, जो उसके अकेले आने की वजह जानना चाह रहे थे। गौरी सदन में है क्या? हाँ। वहाँ क्या कर रही है? उसने अब से वहीं रहने का फैसला किया है। बाबूजी ने सुना तो अवाक थे। वे उन्हें वहाँ घटित संपूर्ण घटनाक्रम सुना देते हैं कि सदन का जो कायाकल्प हो रहा है वह गौरी के कारण है। बाबूजी को कुछ शक तो पहले से था, अब यकीन भी हो गया। इतना कुछ होता रहा और मुझे खबर तक नहीं हुई। मैं ना कहता था कि यह सब वीडियो बाबू का किया धरा है। बाबूजी अफसोस मना रहे थे कि पहले क्यों इस तरफ ध्यान नहीं दिया, पर अब तो जैसे सब बातें बेमानी थी। इन सब बातों से अंकुर भी परेशान दिखने लगा। ठीक होने के बाद एक बार भी गौरी से बात नहीं की। वह जिस तरह चली गई कि सब्र भी नहीं आ रहा। मुझे लगता है कि एक बार मैं सदन जाकर आता हूँ। क्यों? मुझे गौरी से बात करनी चाहिए। अंकुर बोला। नहीं। अभी ने इनकार किया। क्यों? वो अब किसी के कहने से नहीं आएगी। मेरी बात नहीं टालेगी, और तूने ना जाने कैसे बात की होगी। ढंग से समझाता मान जाती। वो सबसे नाराज है, तो क्या उसे वहां रहने दे? बाबूजी बीच में बोल पड़े। अंकुर ठीक कह रहा है, ये उससे बात करेगा। तू तो है ही बैल बुद्धि, पता नहीं क्या बात करके आया। जब नहीं आना चाहती तो क्या जबरदस्ती लाएंगे? हम उसे समझाएंगे। नहीं, उसको वही रहने दो। हम पर उसका विश्वास खत्म हो गया, तभी उसने यह फैसला लिया है, और यही उसकी तरफ से हम सबकी सजा है। जो चाहे अनचाहे सबको स्वीकारनी पड़ेगी। गौरी की माँ को देखने लगा। मम्मी जी, आप लोग भी लौट जाओ। उसके ये कहते ही माँ विरोध जताती है, पर पिता आहत मन से बैठ गए। आज अपनी बेबसी पर बेहद पछता रहे थे। शायद हमने कभी उसकी मन की बात जाननी ही नहीं चाहिए। ये कैसी बात कर रहे हैं जी? ये गौरी के लिए अच्छा है, वो अच्छा है कहकर उस पर अपने फैसले थोपते रहे, पर उसे क्या अच्छा लगता है, उसके लिए क्या अच्छा है, ये कभी जानने की कोशिश ही नहीं की। आप इस तरह दुखी मत होइए। हम सबने उसे निराश किया है, इसलिए उसने सदन में रहने चुना है। तो ठीक है। उनका सुर दृढ़ हो गया। ये कैसी बातें कर रहे हैं जी? हमारी बेटी सदन में रहेगी? लोग थू थू करेंगे। माँ विरोध करती है। लोग क्या कहेंगे सोचने के बजाय मैं उसी दिन अपनी बेटी को ले जाता, जब उसको चादर डालने की बात चली थी, तो यह नौबत ही ना आती। उस दिन बेटी का पिता होने के कारण अगर दबाव ना होता तो वो हमसे विमुख न होती। बाबूजी की तरफ मुड़े। समझे जी, आज तक सर झुकाकर आपकी हर बात मानी है, पर आज अगर गौरी ने कोई फैसला किया तो उसे सबको मानना होगा। ये क्या कह रहे हैं? हाँ, उसे वही रहने दीजिए। शायद यही सबके लिए ठीक है। आप भी उसे वापस लाने की कोशिश बंद कीजिए। वो बहुत समझदार है। वह इस घर में सहज नहीं, इसलिए गई है। ये क्या कह रहे हैं? माँ बीच में बोली। ठीक कह रहा हूँ।
आप सदन जाकर उसे समझाकर लाने के बजाय समर्थन कर रहे हैं। हाँ, जब वह हमें माफ करेगी तो खुद आ जाएगी। चलो अब। मैं नहीं, नहीं जाऊंगी। आपको जाना है तो जाइए। अरे ऐसे कैसे अपनी बेटी को आश्रम में छोड़ दूं? वह जिद पर बैठ गई। मुझे लगता है मम्मी जी ठीक कह रही हैं। एक बार मुझे वहां जाना चाहिए। अंकुर गौरी से मिलने जाना चाहता था। नहीं भैया, वो आपका सामना नहीं करना चाहती, इसलिए तो गई है। आप वहां जाएंगे तो और ज्यादा दुखी हो जाएगी। अभी ने ऐतराज जताया तो अंकुर मन से खुद को दोषी महसूस करने लगा। अगर उसके घर छोड़ने की वजह मैं हूँ तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ, फिर तो उसे कोई दिक्कत नहीं। वैसे भी मुझे अपनी जॉब पर भी तो लौटना है। कल को जाना है तो आज ही सही। अंकुर, ये क्या कह रहा है? जुम्मा जुम्मा 2 रोज तुझे ठीक हुए नहीं हुए, अभी जाने की बात करेगा? घर के हालात मुझे यहाँ रहने की इजाज़त नहीं दे रहे पापा। भैया ये क्या कह रहे हैं? आपको फिलहाल जॉब करने या कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब तक आप बिल्कुल ठीक नहीं हो जाते, आप कुछ भी करने की नहीं सोचेंगे। पर अभी जो समस्या है, आपके कारण नहीं मेरे कारण है। गौरी आपकी वजह से नहीं मेरी वजह से गई है, इसलिए मुझे दूर रहने की सजा दे रही है। तो आपको कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी ने सबको वहां जाने से इनकार कर दिया, तो किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। अजीब सी दुविधा थी, कहीं गौरी की चिंता, कहीं अभी की, और कहीं अंकुर की। तुम कहाँ जा रहे हो? थोड़ी देर बाद अभी को बाहर जाता देख बाबूजी ने पूछा। आप भैया को संभालो, मैं अखाड़े जाकर आता हूँ, कहकर वह बाहर निकल गया। मन बेहद बेचैन था। अखाड़े के रास्ते में वही बड़ा सा पेड़ था। पत्तों की फड़फड़ाहट ने रुकने में मजबूर किया और वहीं पर आकर उसके नीचे बैठ गया। कुछ भी समझ नहीं आ रहा था क्या करे। बजरंगबली, आपने तो कहा था कि मैं गृहस्थ में रह सकता हूँ, फिर ऐसे कैसे रहूं? मैं फिर दुविधा में हूँ। मन में गौरी है तो कैसे ब्रह्मचर्य का पालन करूं? क्या उसका सवाल मुझे जीने देगा? ज्ञानी लोग इस संसारिक मोह माया को त्याग कर आपको पाते हैं, पर मैं तो इसमें रहकर भी आपके दर्शन कर पाता हूँ। क्या सोचा है आपने मेरे लिए? क्या चाहते हैं आप? मुझे मार्ग दिखाइए प्रभु। वह आंखें बंद कर लेता है। जय श्री राम। इस उद्घोष पर आंखें खोल दी। सामने गुहे वस्त्र पहने उसके आराध्य खड़े थे। आज प्रसन्न नहीं हुए मुझे देखकर? उसे अभी गंभीर देख उन्होंने पूछा। बहुत खुश हूँ, पर आज मन उदास है। क्या वजह? वजह आपसे छिपी नहीं होगी, स्वयं बतलाओ। गौरी मुझे अपने से दूर रहने की सजा सुना चुकी है। अब मैं भी आपकी तरह आजीवन ब्रह्मचर्य में आना चाहता हूँ। आ सकते हो वर्ष, पर मेरा प्रेम सिर्फ प्रभु है और तुम्हारा तो पत्नी भी है। जो मन दुविधा में हो उसका ब्रह्मचर्य अपनाना अनुचित है, उसके लिए गृहस्थ उचित है। कैसे रहूं जबकि वो मुझे दोषी मानती है? क्यों? क्योंकि मैंने सारे धर्म निभाए पर पति धर्म नहीं निभाया। तो उसे विश्वास दिलाओ। एक ही समय में कैसे मैं एक अच्छा भाई, अच्छा बेटा, अच्छा शिष्य और अच्छा पति बन सकता हूँ? किसी एक के साथ ऊंच नीच तो होगी। अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ और मन में सच्ची लगन हो तो हो जाएगा। आधे अधूरे मन से ना तुम ब्रह्मचर्य निभा पाओगे और ना गृहस्थी। वो कैसे? तुम्हें प्रभु राम, माता सीता और हनुमान का एक प्रसंग सुनाता हूँ, जिससे तुम्हें समझने में आसानी होगी। मैं सुनना चाहता हूँ। एक बार प्रभु राम और माता सीता को यह जानने की उत्सुकता हुई कि हनुमान किसका बड़ा भक्त है, प्रभु राम का या माता सीता का, क्योंकि दोनों की सेवा किया करते थे। एक दिन परीक्षा लेनी चाहिए कि पूछा, कहो हनुमान, किसके भक्त हो, मेरे या सीता के? आश्चर्य में पड़े हनुमान ने तुरंत उत्तर दिया, ना प्रभु का, ना माता सीता का। फिर किसके हो? जिसके हो उसे छोड़ हमारे पास क्या कर रहे हो? मैं सीता राम का भक्त हूँ। सुनकर दोनों मुस्कुरा दिए। पर फैसला तो नहीं हुआ कि किसके भक्त है। फिर निश्चय किया, जिसका कहना पहले मानेंगे उसी के माने जाएंगे। तो माता बोली, हनुमान, मुझे जल चाहिए, वरना गला सूख जाएगा। जी माता, अभी लाता हूँ। हनुमान, मुझे सिर में बहुत तेज दर्द है, तुरंत सर दबाओ, अन्यथा अचेत हो जाऊंगा। प्रभु ने भी उसी समय कहा। समझ गए थे हनुमान कि उसकी परीक्षा ली जा रही है। किसी को भी नाराज नहीं कर सकते थे, तो फंसा पा रहे थे। हाथों का विशाल रूप धर एक हाथ से प्रभु का सिर दबाया, एक से माता के लिए जल ले आए। कोई भी नाराज नहीं हुआ। दोनों उसकी इस चतुराई पर प्रसन्न हुए। यही दो हाथ हर गृहस्थ पुरुष को चाहिए। एक से अपने माता पिता और परिवार की सेवा करे, दूसरे हाथ को पत्नी के कांधे पर प्रेम से रखे,
ताकि वह खुश रहे, कोई नाराज ना हो, ना निराश हो। उसे समझाया, मैं करना चाहता हूँ, पर वो माने तब ना। जिद पर है ना, मुझे अपनाती है, ना माफ़ी देती है। तो माफ़ी मांगो। कैसे? उसके घर के बाहर डेरा डाल दो। जब भगवान रूठते हैं तो हम भी दर-दर मंदिरों में घंटे खटकाते हैं। जब भगवान मान सकते हैं तो क्या रूठी पत्नी नहीं मानेगी? प्रेम के आग्रह पर तो प्रभु भी दौड़े चले आते हैं। वह तो स्त्री है, कोमल हृदय, जिसे सिर्फ प्रेम से जीता जा सकता है। कह दो, जब तक क्षमा नहीं मिलेगी नहीं हटूंगा। यदि उसने अपनाया तो खुशी-खुशी गृहस्थ में चले जाना। क्षमा देकर भी ना अपनाया तो प्रभु भक्ति में चले जाना। पर ऐसे दुविधा में तो कहीं के ना रहोगे। ये आइडिया अच्छा है। प्रभु आप हर बार मुझे मार्ग दिखाते हैं। वह उनके चरणों में झुक गया। प्रभु आप हर बार मुझे मार्ग दिखाते हैं। वह उनके चरणों में झुक गया। आंखें खोली तो फिर गायब थे। फिर चले गए, पर मुझे सही राह दिखाकर। वह वहां से सदन की तरफ चल पड़ा और उसके बाहर बैठ गया। गेट कीपर ने पूछा, किससे मिलना है? किसी से नहीं। यहाँ क्यों बैठे हो? मेरी मर्जी। तुम जाओ यहाँ से, अपना काम करो। दोस्तों, आगे की कहानी देखिए कहानी के अगले पार्ट में। तब तक कहानी को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे वीडियो की अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। आप सबका बहुत बहुत